मार्केट का तो परफॉर्मेंस आज काफी अच्छा रहा है। स्मॉल मिड माइक्रो मतलब हर मार्केट सेगमेंट, हर यूनिवर्स के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा आज चढ़े हैं। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिली है, पॉजिटिवनेस देखने को मिली है, तो शुरुआत अच्छी रही है। अब आज के दिन से ही यहाँ पे जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है वो होने वाली है। देखते हैं 2-3 दिन तक चलेगी, रेट कट होता है या नहीं होता है। रेट कट होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन कहीं जो ये टैरिफ का सारा झंझट चल रहा है इसके कारण हो सकता है आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट कर दे। अगर रेट कट होगा और इन्फ्लेशन भी कम है, अगर रेट कट होगा तो वो पॉजिटिवली ही इफेक्ट करेगा इकोनॉमी के लिए, और नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि पहले भी बहुत रेट जो है आरबीआई एग्रेसिवली कट कर चुकी है। देखते हैं क्या होता है। आज के अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मयंक पटेल जी का है। ब्रदर, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 म्यूचुअल फंड, which will give more returns if I invest at least 5 years? Can you please suggest or create video regarding this? Please suggest advantage और drawbacks regarding both. देखिए, सबसे पहले तो 5 साल के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कम से कम 8-9 साल का टाइम पीरियड, 8 साल का तो कम से कम टाइम पीरियड है, तभी मोमेंटम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, मिड कैप मोमेंटम एंड 500 मोमेंटम में भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका रहा है, सबसे पहले देखिए, अगर इंडेक्स के अंदर सिर्फ इन्वेस्ट करना है तभी आपके पास एक ETF ऑप्शन है। अगर आप चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज्ड हो तो वहां पे आपके पास ETF का ऑप्शन नहीं होता है। अगर सेम ही इंडेक्स का म्यूचुअल फंड है और ETF है, तो म्यूचुअल फंड के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि म्यूचुअल फंड हमेशा बाई और सेल जो होता है ना, वो नेट एसेट वैल्यू पे होता है। उसकी हर यूनिट नेट एसेट वैल्यू पे बिकती या खरीदी जाती है। जब मतलब हम खरीदते हैं म्यूचुअल फंड या रिडीम करते हैं तो NAV पे बिकती या खरीदते या बेचते हैं। लेकिन ETF के केस में ऐसा नहीं होता है। ETF के केस में हो सकता है NAV 100 रुपए हो और आप खरीद रहे हो उसको 120 रुपए में, या आप जब बेच रहे हो वो 85-90 रुपए पे ही बिक रहा हो और NAV 100 रुपए हो। ETF टोटली डिपेंड करता है डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी के ऊपर। ETF का प्राइस हो सकता है आज से आप 10 साल तक इन्वेस्ट करें किसी ETF के अंदर में, और आपका जब रिडम्पशन का टाइम है पता चला उस ETF के अंदर में लिक्विडिटी ही नहीं है, तो फिर आप लेके बैठे रहो, फिर बिकेगा ही नहीं आपका ETF। या फिर डिमांड सप्लाई के कारण उस टाइम पे जब आप बेचने जा रहे हो उस टाइम पे सप्लाई बहुत ज्यादा है उस ETF का, लेकिन डिमांड नहीं है उतनी, 10% 15% इजिली आपको लॉस हो सकता है, जबकि एक्चुअल NAV सही होगी, लेकिन फिर भी आपको लॉस में बेचना पड़ेगा क्योंकि डिमांड नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आज से 10 साल बाद जब आप बेचने जाओ उस टाइम पे डिमांड हाई हो, सप्लाई कम हो, तो हाई में भी आपका बिक सकता है। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले नैस्डैक 100 का जो ETF है इंडिया के अंदर, वो 16 से 17% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। क्यों? क्योंकि नए यूनिट्स क्रिएट नहीं हो रहे थे, डिमांड बढ़ा हुआ था, और इसलिए 16-17% का बबल वहां पे क्रिएट हो गया। तो ETF के साथ ये ड्रॉबैक जरूर होता है कि लिक्विडिटी के कारण परेशानी आती है। लिक्विडिटी का इशू म्यूचुअल फंड में नहीं देखने को मिलता, लेकिन ETF में बहुत इशू लिक्विडिटी का देखने को मिलता है, और ये डिमांड सप्लाई के कारण प्राइस भी एक्चुअल जो प्राइस होनी चाहिए उससे बहुत फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे। तो ये ड्रॉबैक है। इसलिए अगर सेम रिटर्न दोनों का रहे, सेम रहे, तो 1% का भी अंतर रिटर्न में नहीं आएगा म्यूचुअल फंड और ETF में। लेकिन अगर डिमांड सप्लाई के कारण ETF में इधर उधर हुआ तो लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। 10 साल बाद क्या होगा या 5 साल बाद क्या होगा ये अभी कोई नहीं बता सकता कि उस टाइम पे उस ETF की डिमांड सप्लाई का क्या सिचुएशन होगा। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, और इसीलिए थोड़ा सा मैं म्यूचुअल फंड को फेवर करता हूं कि यहाँ पे उतना सारा झंझट नहीं है। और एक्टिवली अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए तब तो बिल्कुल ही ETF का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन जाता है। तो ये चीज है, उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये क्वेश्चन है मुन्नी पौडे जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम योर सब्सक्राइबर सिंस लॉन्ग। चलिए, बहुत बढ़िया। इन मोस्ट ऑफ योर वीडियोज यू हैव फोकस्ड मोर ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, लेस ऑन फ्लेक्सी कैप। ऐसा नहीं है, मैं फोकस करता हूं कैटेगरी के ऊपर, और जैसा कि आपने कैटेगरी लिखा, और इस कैटेगरी में भी गोल बेस्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंग कैटेगरी के ऊपर। अगर गोल है 5 साल का 6 साल का तो वहां पे फ्लेक्सी कैप की बात मैं हमेशा करता हूं। अगर गोल है 7-8 साल का तो मल्टी कैप मिड कैप की हमेशा बात करता हूं। 10+ ईयर का गोल है तो मैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप की भी बात करता हूं। बीच के 7-8 साल में मैं मोमेंटम इंडेक्स की भी बात करता हूं, 10 साल से ऊपर में भी मोमेंटम इंडेक्स की बात करता हूं, सिर्फ स्मॉल की बात नहीं करता। अब होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लोग 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल पाएगा।
तो इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में ज्यादा बातें होती हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि लेस ऑन फ्लेक्सी कैप बट पराग पारिक हैज गिवन मोर रिटर्न देन मोस्ट मिड कैप, एग्जांपल पीजीआईएम मिड कैप इज ऑलवेज 1-2% लेस देन पराग। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप नए हो इसलिए पता नहीं है। पीजीआईएम के अंदर मैनेजमेंट वगैरह ये सब चेंज हुआ, उसके बाद पीजीआईएम की हालत खराब हो गई। नहीं तो आज से अगर 2 साल पहले 2023 में भी आप देखते तो पीजीआईएम का मिड कैप फंड कई सारे स्मॉल कैप फंड को भी बीट कर रहा था। मतलब टॉप 10 सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड में पीजीआईएम का मिड कैप फंड था। तो इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस था उसका। लेकिन मैं हमेशा जैसा ही कहता हूं, आपको कैटेगरी सही सेलेक्ट करनी है, फंड के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आज जो बेस्ट है वो कल बेस्ट नहीं होगा, परसों फिर बेस्ट हो जाए, फिर अगले साल नहीं होगा बेस्ट। तो पीजीआईएम का में पास्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 2024 पीजीआईएम का एकदम डेड चला गया है और जिस कारण से हालत खराब, और 2025 में भी कुछ खास नहीं रहा है। आगे लिखते हैं कि ठीक है, मैंने मान लिया, प्लीज आंसर बिकॉज मोस्ट पीपुल हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड, थैंक यू। इनका कहना है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो कई मिड कैप फंड्स को बीट करता है। तो देखिए बात क्या होती है ना, हाई प्रोबेबिलिटी की। एक फंड को लेकर आप अपना डिसीजन नहीं बना सकते हैं किसी भी कैटेगरी के ऊपर। अब एक मैं मान लू कि क्वांट स्मॉल कैप ने 50% सालाना 3 साल का उसका रिटर्न दिख रहा था, 5 साल का भी कभी कभी दिख रहा था 40% से ऊपर। तो क्या मैं सबके लिए मान लू कि सारे स्मॉल कैप 50% से ऊपर रिटर्न देंगे? नहीं, नहीं देंगे। तो ये समझने की चीज है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 8 सालों में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही एक स्कीम है जिसका रिटर्न 19% का रहा है, और क्वांट फ्लेक्सी कैप ही एक स्कीम है जिसका रिटर्न 18% रहा है। इसके नीचे सबका 16, 15, मतलब बाकी सबका 15 या उससे नीचे ही है पिछले 8 सालों में। एवरेज रिटर्न, जब हम किसी कैटेगरी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, हमें सिंगल फंड की जगह एवरेज रिटर्न देखना चाहिए। तो जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है पिछले 8 सालों का, वो फ्लेक्सी कैप फंड का 14% है, 14% का एवरेज रिटर्न है। अब ऐसा तो नहीं है कि 8 साल पहले ही आपको पता होगा कि हम फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें तो सिर्फ पराग पारिक में ही करें ताकि हमें 18-19% का रिटर्न मिले। उस टाइम पे मान लो अगर किसी ने 2-3 फ्लेक्सी कैप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया होता तो एवरेज रिटर्न तो 14% का ही बना है। तो हमें एक 14% का बेंचमार्क रखना होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, जब हम मिड कैप की बात करते हैं तो क्वांट मिड कैप का रिटर्न रहा है पिछले उसी 8 साल में लगभग 20-21% का। उसके नीचे 20, 20, 20, 20, 19, 18, 17 ऐसे रिटर्न है। एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 8 सालों का एवरेज रिटर्न है 17% का। 14% फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न, उसी टाइम पीरियड में मिड कैप फंड का 17% का एवरेज रिटर्न है। मतलब आंख बंद करके अगर 3-4 फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते तो 14% बनता, आंख बंद करके 3-4 मिड कैप में करते तो 17% बनता। अब बताओ, ये होती है प्रोबेबिलिटी। हायर प्रोबेबिलिटी कहां पे है, हमें ये समझना है, और इसीलिए मैं हमेशा फंड से ज्यादा कैटेगरी पे फोकस करता हूं। अब एक चीज और मैं इसी वीडियो के अंदर आपको सिखा देता हूं। जैसे स्मॉल कैप के अंदर अगर आप एवरेज देखे हुए तो यहाँ पे भी 17.89 है, 17% का स्मॉल कैप के अंदर भी है। फ्लेक्सी कैप से 8 साल के टाइम पीरियड में ही फ्लेक्सी कैप से एवरेज रिटर्न 3-3, 4-4% ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप के। अब यहीं पे मैं दिखा देता हूं। जैसे फ्लेक्सी कैप का अगर आप देखोगे तो निफ्टी 500 इंडेक्स का रिटर्न पिछले 8 सालों का वही लगभग 13 से 14% का है, और फ्लेक्सी कैप का भी 14% का है। तो निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करो या फ्लेक्सी कैप के अंदर करो, बहुत ज्यादा रिटर्न में अंतर नहीं आएगा। एवरेज में एवरेज रिटर्न में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, इक्का दुक्का ज्यादा रिटर्न दे दे। मिड कैप के अंदर भी देखोगे तो इंडेक्स का भी रिटर्न 17% का है 8 सालों का, और कैटेगरी एवरेज रिटर्न भी 17% का है। तो एवरेज मिड कैप फंड का रिटर्न इंडेक्स के बराबर ही है। लेकिन वहीं आप स्मॉल कैप के अंदर देखोगे तो 17 से 18% का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज, और जो इंडेक्स है पिछले 8 सालों में उसने सिर्फ 14% का रिटर्न दिया है। और यही एक बड़ा रीजन होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्मॉल कैप 250 में इंडेक्स में इन्वेस्ट न करें। तब स्मॉल कैप के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें एक्टिव स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कि अगर आंख बंद करके एवरेजली 3-4 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया होता 8 साल पहले तो आज 18% के रिटर्न एवरेज बन जाते कम से कम। लेकिन अगर वही 8 साल पहले स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो फ्लेक्सी कैप जैसा 14% का रिटर्न बनता। तो इसीलिए ये चीज मैं समझाता हूं कि नहीं करना है। इंडेक्स में कहां पे इन्वेस्ट करना है, एक्टिव में कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये बहुत समझने वाली चीज है। फ्लेक्सी कैप के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं फ्लेक्सी कैप एक्टिव की जगह अगर इंडेक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है।
मिड कैप में भी हम इंडेक्स में कर सकते हैं, और मिड कैप में तो और मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स इससे भी बेहतर है। लेकिन जब हम स्मॉल कैप सेगमेंट में आते हैं तो हमें एक्टिव मतलब जो नॉर्मल 250 इंडेक्स है उससे बेहतर एक्टिव के अंदर इन्वेस्ट करना है, और फिर इसमें भी मोमेंटम वाले इंडेक्स जो है वो तो भाई बेहतर है ही। तो सबसे बुरा जो परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का ही है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, अब चीजें आपको समझ में आई होंगी। और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, या फिर फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या यूट्यूब चैनल पे भी लिंक होगा। इधर उधर से मत जाना, बहुत फेक आईडीज स्कैमर्स ने बना रखे हैं।